डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन प्रयागराज में। हम लोग एक एक करके तमाम सारे चैप्टर पर चर्चा करते चले जा रहे हैं और अब आपके सामने एक जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है 3D। मेंस्ट्रुएशन का 3D ऐसा चैप्टर है जिससे आमतौर पर विद्यार्थी बचने की कोशिश करता है। यकीन मान लीजिए मेरे साथ हैं आप तो ये कठिन नहीं लगेगा। आइए देखते हैं, एक एक करके हम लोग सवाल देखेंगे और ऐसे प्रश्नों का संकलन हमारे पास है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामने पास आपके पास सवाल है, कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि एक घनाकार संदूक के पृष्ठ का क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई बताओ। तो अगर ये घनाकार है तो घनाकार जो डिजाइन होती है उसका जो टोटल सर्किट एरिया होता है 6a²। कितना होता है? 6a²। तो 6a² होता है और ये लिख रहे हैं 486 है, तो बताओ a² की वैल्यू क्या हुई? 6 से काट दो, 8 48 अगर a² बराबर आ गया तो a की वैल्यू आपकी आ गई 9। भुजा की लंबाई पूछा गया है, 9 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई आ चुकी है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। अब देखो इसमें दूसरे दो फार्मूले का इस्तेमाल होगा। पहला काम तो 6a² होगा बराबर 600, तो फिर a² बराबर हुआ 100, तो a बराबर हो गया 10। अब घन का विकर्ण, घन के विकर्ण का फार्मूला होता है √3a। घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 गुणा 10। इसका मतलब 10√3 आपका आंसर होना चाहिए। 10√3 आपका आंसर होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सब बेसिक सवालों पर चर्चा हो रही है। एक घन के आयतन तथा संपूर्ण के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है, ऐसे घन के प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या होगा? कह रहे आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर कैसे हो सकता है? आयतन की बात करेंगे तो a³ है, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 6a² है, और ये कहते हैं बराबर है। अगर बराबर है तो a² से एक a² यहाँ भी कट जाएगा, a की वैल्यू आ गई 6। अगर a की वैल्यू 6 आ गई तो इन्होंने क्या कहा? प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या होगा? प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल होगा a² यानी 36, और ये रहा आपका उत्तर। देख रहे हैं? तो ये जो छोटे छोटे बेसिक फार्मूले होते हैं उन पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे सवाल देखें और आसानी से सोच ले जाए। 6 मीटर भुजा वाले घन में बड़े से बड़े काटे जा सकने वाले शंकु का आयतन बताओ। 6 मीटर भुजा वाले घन में, देखो बेटा, अगर ये घन है आपके पास, घन हम यहाँ बना दें, इस घन में सबसे बड़ा शंकु आप क्या काट सकते हैं? तो सबसे बड़ा शंकु आप यहाँ सेंटर ले लीजिए और यहाँ इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। सबसे बड़ा शंकु आपको यही कट पाएगा। तो कहें सबसे बड़े शंकु का आयतन बता दो, तो इस आयतन के क्या हिसाब होगा? अगर घन 6 मीटर भुजा का है तो टोटल यहाँ से 6 मीटर भुजा है, तो इसकी त्रिज्या तो 3 हो जाएगी और ऊंचाई इसकी 6 हो जाएगी। हा? और आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच घन का आयतन होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई 22/7 r स्क्वायर, 3×9 और एच माने 6, यही इतना काटना है। तो हम एक चीज कर सकते हैं, 3 से 3 गुना 6 कर सकते हैं, बाकी कुछ कटेगा नहीं, खाली गुणा होगा। 22×44 गुणा 9 करेंगे तो 936, 3 936 3 39 और बटा 7 काटेंगे, 7×5 = 35 होगा, 4 बजेगा 46, 7×6 = 42, कहीं पर 56 दिख रहा है, ये रहा आपका उत्तर। पूरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे आप थोड़ा सा लगाओगे तैसे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तब तैसे ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा, पूरा नहीं लगाना पड़ता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक घन तथा गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात बताओ। अगर घन तथा गोले, घन का और गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। और ये कह रहे हैं दोनों बराबर है, फिर उनके आयतनों का अनुपात बताओ। पहले घन का और समझा जाए, तो इसमें तुलना करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे और देखते हैं। अगर तुलना करें तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा हो सकता है। a² बराबर क्या हो जाएगा? a² बराबर हो जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर बटा 6 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू इसके रूट में आ जाएगी है, ये हो जाएगा √2 √पाई आर बटा √6। बोलो क्या किया हमने, सबका वर्गमूल ले लिया, यहाँ तक ले लिया, ए की वैल्यू आ गई। अब कहा गया दोनों के आयतनों का अनुपात बताओ। पहले घन का आयतन ले लेंगे। घन का आयतन क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है। देखो अब यहाँ से देखो काम शुरू होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, एक घन का आयतन होगा, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसी के बीच का अनुपात देना है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ए की जगह मैंने ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे और फिर काटेंगे। देखो 4 पाई आर स्क्वायर बटा 6 गुणा √2 √पाई और आर और बटा √6 और अनुपाते 4/3 पाई आर क्यूब। इसी को अनुपात है, इसी को काटना है, यही काट देंगे तो कोई कोई उत्तर आ जाए। अब देखने में आपको जटिल लग सकता है लेकिन है नहीं जटिल, बहुत आराम से कटेगा। और देखते हैं क्या क्या काट सकते हैं। पहले इस पाई से इस पाई को हटा सकते हैं, इस 4 से इस 4 को हटा सकते हैं और काटते जाओ, आराम से कट जाएगा। देखो आर स्क्वायर और आर से मिला के आर क्यूब भी खत्म हो जाएगा, तो सही सब खत्म ही होते जा रहा है। और देखते हैं और क्या हो सकता है। यह 3 जो है, 3 से हम इस 6 को काट सकते हैं, 3 गुना 6। अब हमारे पास क्या, इस 6 को, अब देखो उधर कुछ नहीं बचा, घबराना नहीं है। अब हम फिर से लिख रहे हैं, इस √2 को हम इस 2 से काट सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा √2 हो जाएगा। अगर हम जाएंगे लेकर के उस साइड में, अभी एक संख्या 2 बच गई, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक सेकंड रुक जाइए, हमको इसे हटाना पड़ेगा, तो ज्यादा जल्दी में कट गया। ए स्क्वायर इंटू, देखो 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का, क्या होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, और ये होता है 6 ए स्क्वायर, टोटल करके चाहिए। तो इसको अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 5 6 आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। हाँ यहाँ गलती हो रही है, देखो जब हम √4 करे हैं तो √2 क्यों है यहाँ पर, ध्यान से देखो, अब √2 नहीं होना चाहिए ना, जब हम कोई हटाए नहीं तो √4 ही होना चाहिए। ये यही गलती, देखो जब हम सबको कुछ छोटा नहीं किए, 4 और 6 को छोटा नहीं किए, तो अब 4 है तो √4 ही रहेगा, तो अगर √4 रहेगा तो 2 रहेगा। आओ समझते, इतना छोटी सी मिस्टेक थी, इसलिए फिर से लगाना पड़ गया। 4 पाई आर स्क्वायर अपान 6 गुणा √4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 √पाई आर अपान √6 और अनुपात है 4/3 पाई आर। अब देखो पाई तो कट ही जाएगा ये वाले पाई से, और ये 4, देखो √4 था ना, 2 होना चाहिए था, √2 ठीक है। इस 4 से 4 कट गया और आर स्क्वायर से, और ये आर क्यूब भी कट गया, और इस 3 से 3 गुना 6 कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया, √6 उधर चला जाएगा, √पाई अनुपात √6, ये आपका आंसर बन जाएगा। √पाई √6 ये आपका आंसर बन जाएगा। कुछ करना नहीं था, खाली गिनती इधर से उधर होती है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है। देखो यदि ए बी सी क्रमशः एक घन के शीर्षों किनारों और फलकों की संख्या के द्योतक है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। देखो ये क्या है, घन के शीर्ष होते हैं, घन के शीर्ष कितना होते हैं 8, किनारे कितने होते हैं 12, फलक कितने होते हैं 6, 12 8 20 6 26, इनका योग कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए। एक घन में अगर इन सब को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 26 संख्या आ जाएगी। 3 ठोस लोहे के घन जिनकी भुजाएं 4 5 6 सेंटीमीटर है, एक साथ पिघलाकर नए घन में डाले गए। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 12 सेंटीमीटर की हुई धातु गुम हो गई, तदनुसार नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलो पहले इनका आयतन निकालते हैं, जिनको पिघलाया जाता है उनका आयतन निकाला जाता है। देखो 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, पहले इसे जोड़ा जाएगा, ये है 64, ये है 125, ये है 216। अब इसे जोड़ा जाए, 4 और 5 9 और 6 15, 4 और 5 9 और 6 15, हाथ से दुआ 1 2 2 4 और 6 10, हाथ से दुआ 1 3 1 4। अब इस प्रक्रिया में 62 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होना चाहिए। पिघली हुई धातु नष्ट हो गई, 62 नष्ट हो गई, तो 62 में से माइनस कर लो, तो बताओ 5 में से 2 घटाएंगे 3, 10 में से 6 घटाओगे 4, यहाँ बचेगा 343। अगर 343 है, किसी नए घन का आयतन है, तो हम इसका घनमूल निकालेंगे, और घनमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 7।
इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 7। और उस नए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्र बताना है तो बताओ 6a² चाहिए। तो 6 गुणा 7², 7² माने 49, खाली गुणा कर दीजिए। 6 9 में 54, 5 6 तो 24, 5 29, कितना आ गया 294। जो नया घन हमारा बना है वो 7 सेंटीमीटर का बना है और उसका फिर आयतन निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, आराम से उत्तर आ जाएगा। यदि एक आयताकार पैरेललोप्लाइड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है और उसकी ऊंचाई से 5 गुना है तो उसका आयतन इतना है, तो उस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। क्या चाहते हैं, देखो हमने यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दिया। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई। इन्होंने क्या कहा, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 3 गुना है और ऊंचाई से 5 गुना है। इनसे 3 गुना है, इनसे 5 गुना है, तो इसका मतलब होता है इसको हम 15 ले लेते हैं। तो इसका 3 गुना है तो 5 है, और इसका 5 गुना है तो ये 3 है। बात क्लियर हो रही। सोचने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ऊंचाई से 5 गुना और आयतन दिया हुआ। अब हम इनके साथ एक्स लगा देंगे और इनका गुणा कर देंगे और ये हमारा आयतन हो जाएगा। इनका आयतन है 144/0। तो बताओ एक्स क्यूब बराबर क्या हुआ। एक्स क्यूब बराबर हुआ 144/0 अपान, तो 15 × 75 गुणा 3 या 15 गुणे 15, ऐसे कर लो 15 गुणे 15, 5 से काटो, काटते हैं ना, तो 15 काटते हैं, 15 8 120, 15 9 135, 35, 5 और 4 9, 15 छक्का 90, फिर 15 कटेगा, 15 छक्का 90, 15 चौके 7 64। यस बराबर क्या हुआ 4। अगर एक्स बराबर 4 हुआ तो कुल पृष्ठीय क्षेत्र बताओ। अगर 4 हुआ तो ये 15 चौके 60, लंबाई 60 और 5 चौके 20 और 3 चौके 12, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिल गई। अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है 2, यहाँ देखो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये घनाभ की बात हो रही है तो 2 एल बी यानी 6 दूनी 1200 प्लस बी एच 12 दूनी 24 240, 5 24 240 प्लस एच एल यानी 12 72 720। आओ जोड़ते, तो 2 गुणा, इनको जोड़ो, 0 2 और 4 6, 7 2 9 2 11 1 1 2 2160 दूना 42 4320, 4320 आया 4320। आपका सी विकल्प सही जा रहा। ये जो पैलोप्लाइड लिखा हुआ है इसी का मतलब घनाभ भी होता है। 6 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ को बराबर घनों की पूर्णांक संख्या में काटा गया। किसी हानि के बिना न्यूनतम संभावित घनों की संख्या क्या हो। जब न्यूनतम संभावित कहा जाए तो उनका एचसीएफ निकालना पड़ता है। 6 12 और 15 का एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ आ जाएगा 3, यानी जो हमारा घन होगा उसकी भुजा होगी 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, उनकी संख्या तुरंत आ जाएगी। संख्या बराबर हो जाएगा 6 गुणा 12 गुणा 15 अपान 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 दूना 6 होगा, 3 चौके 12 होगा, 3 पचे 15 होगा, 2 चौके 8 25 40। कुल 40 घन काटे जा सकते हैं। कितने घन 40 घन काटे जा सकते हैं। अगले सवाल पर चलता हूं। एक बगीचे के रोलर का व्यास 14 मीटर है और वह 2 मीटर लंबा है। तदनुसार वह रोलर अपने 5 चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करेगा। और देखते हैं, ये रोलर है। अगर हम रोलर ऐसे चलाएं, ये 2 मीटर लंबा है, इसका जो व्यास 14 मीटर है, इसका मतलब रेडियस 7 मीटर है और 2 मीटर लंबा है। ये बताओ, हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसका बताना है कि 5 चक्कर में कितना जाएगा। तो हम इसका ज्ञात करेंगे सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, और गुणा 5। कर्व सरफेस एरिया होता 2 पाई आर एच, कितना होता 2 पाई आर एच, और गुणा 5 हमें करना है। तो 5 दूना 10, पाई की जगह क्या लिख देंगे 22/7, आर की जगह पे 7 और एच की जगह पे 2, 7 7 कट गया, 22 दूनी 44, 7 से 40, 440 मीटर स्क्वायर कहाँ है, ये रहा आपका उत्तर। कितने आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। आप देखिए, इजी गोइंग सवालों को समझने का एकदम बेसिक तरीके से, कहीं कुछ दिमाग लगाना नहीं है। बहुत ज्यादा उठा को, बहुत ज्यादा घबराहट में सवाल गलत हो जाते हैं, ऐसा मत करिएगा। आई हमारे साथ अगला प्रश्न।
किसी 22 मीटर गुणा 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा का पानी 2 मीटर ऊंचाई तक, ऊंचाई 3.5 मीटर वाले बेलनाकार बर्तन में गिरता है। यदि बर्तन ठीक पूरा भर गया तो कितना सेंटीमीटर में वर्षा हुई है। देखो जो बेलनाकार बर्तन में गिरा है ना, बेलनाकार ये बर्तन है, इसी बर्तन में वह पानी इकट्ठा किया गया है। पानी एक 2 मीटर व्यास तक था, 2 मीटर व्यास तक, तो इसकी त्रिज्या 1 मीटर हो गई और ऊंचाई कितना है 3.5 मीटर ऊंचाई। तो इसका मतलब हुआ इस बेलन का आयतन बराबर वर्षा का कुल पानी। तो वर्षा का कुल पानी क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो 22 मीटर गुणा 20 मीटर और गुणा x मीटर, मीटर नहीं आएगा क्योंकि जितना सेंटीमीटर में है तो हम रहने दो, रहने दो, बाद में सेंटीमीटर बना लिया जाएगा। और बराबर होगा पाई कितना, पाई आर स्क्वायर है। पाई माने 22/7, आर स्क्वायर मतलब 1 गुणा 1, एच माने 3.5। बस अब 7 से अगर हम इसको काटते हैं तो 7 पचे 35.5 आ जाएगा, 22 पचे 110, 11 आ जाएगा। अब इस 11 से अगर हम इसको काट दें तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, गलत हो रहा? हाँ सही है। देखो 7 से इसको काट दिया तो 22 पच्चीस 110, अब ये भी कट गया, 11 आ गया, 11 से काट दिया, 11 दूनी 22, तो 20 गुना 40 हो गया। x बराबर आ गया x/40, x/40 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर बना ले क्या हो जाएगा, x बराबर 1/40, 1/40 सेंटीमीटर आ गया है। इसको सेंटीमीटर बनाओगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। चाहे 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर बारिश हुई है। यानी वर्षा का कुल जल बराबर इस डब्बे में भरा हुआ कुल जल। दोनों की तुलना कर दिया, आपका उत्तर आपके सामने है। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। ठोस बेलन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन बताओ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय मान टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का बताओ, होता है पाई आर स्क्वायर, देखो 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। ये कितना होता है 462। और कह रहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, बोलो। और वो कितना है, इसका 1/3 है, इसका 1/3 कर लो तो 3 1 3, 3 5 15, 3 2 12। देखो अगर हम घटा दे तो क्या आने जा रहा है, देखो माइनस कर रहा हूँ, ये पूरा कट गया, यहाँ कितना आ गया, 12 में से 4 घटाएंगे 8, और 5 में से 5 गया 0, 4 में से 308 आया। तो क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हम लोग को आर मिलने जा रहा है, बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 308 गुणा 7/2 गुणा 22, 22 से कट रहा है। देखो अगर हम 22 से 22 काट दे, 22 से 22, 22 को 88, 2 7 14, आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर 7, आर बराबर 7 आ गया। मुझे बेलन का आयतन चाहिए, आर बराबर 7 आ गया, तो मुझको अभी एच भी चाहिए। एच कैसे पता चल पाएगा, इसमें डाल दो, एच मिल जाएगा। देखो 2 पाई आर एच बराबर 154 है, तो एच डाल दो उसमें, देखो एच भी मिल जाएगा। ये हो जाएगा 2 पाई आर एन 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा एच बराबर 154। तो देखो 7 7 कट गया, 22 7 154 होता है, हाँ 7 दूनी 14, सॉरी ठीक, 22 7 154। तो एच बराबर क्या हुआ 7/2 आ। अब बताओ मुझे त्रिज्या भी पता चल गई है, मुझे ऊंचाई भी पता चल गई, आयतन बताना। आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितना भी है, आर 7 है, जी हाँ, तो 7 गुणा 7 और गुणा एच की जगह पे 7/2। एक 7 यहाँ से कट गया और एक 2 से 11 कट गया। अब बताओ 49 गुणा 11 करना होगा, तो 11 9 99, 9 44 और 9 53, 539, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं सवाल छोटा सा ही लेकिन काम ज्यादा था। जो जो दिया गया था वही वही हम लिखते चले गए, अपने तरफ से हमने कुछ नहीं किया। आपको लगता है सवाल छोटा हो गया है, बड़ा हो गया है, तो आप स्वयं से लगाएंगे और खुद जान जाएंगे और क्या क्या समझ चाहिए।
एक 220 मीटर ऊंचाई तथा 24 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार लोहे का खंभा है, जिसका दूसरा भाग 60 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे बेलन का बना हुआ है। इस खंभे का भार ज्ञात करो। यदि 1 घन सेंटीमीटर का भार लगभग 8 ग्राम। अब देखो, एक खंभा 220 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 24 सेंटीमीटर व्यास वाला है। अब देखो, दो प्रकार के खंभे, इसको देखो पहले। ये है 220 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इसका व्यास कितना है? 24 सेंटीमीटर व्यास है। इसका मतलब त्रिज्या इसकी 12 हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसी के ऊपर दूसरा भाग है 60 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो देखो ऐसे है, ये 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमको बताना है इसका टोटल भार। बताओ, भार बताने के लिए हमको इसका आयतन निकालना पड़ेगा, दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर एक फार्मूला होता है। बताओ, एक एक का भार हम निकाले। पाई आर स्क्वायर, पाई रहने दो, पाई बराबर 3.14। देखो 3.14, आर स्क्वायर माने 12 गुणा 12, एच माने 220 प्लस, अब उनको भी जोड़ लो इसी समय। पाई आर स्क्वायर 3.14 गुणा 8 और गुणा 60। बोलो, ये रहा। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कॉमन? पहले तो 3.14 कॉमन ले सकते हैं, और कुछ ले सकते हैं। 12 12, यहाँ 8 8 है, तो 4 4 ले सकते हैं मान लो, और 60 है, तो क्या करें? सबका नहीं तो गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा बताओ? 4 4 और कॉमन लेंगे ना, इसमें भी 4 4 मिल जाएगा, इसमें भी 4 4 मिल जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर लो। तो गुणा 4 कॉमन ले लेता हूँ। अब बताओ यहाँ क्या बचा? 3 तिया 9 बचा। 4 4 जब ले लोगे तो 3 3 बचे, 7 तिया 12 होता। तो 3 तिया 9, 9 से गुणा कर लो 220 में। 9 जीरो जा जीरो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19 माइनस। इसमें से देखो 4 4 जा चुका, तो 2 दूनी 4 बचा, और 4 छके 24, 240। अब कुछ तो आसान हुआ। एक बार दोबारा, चलो इसमें गुणा कर लेते हैं। 16 चौके 64, 6, 16 इक्कीम 16 और 6 22, 2, और 16 तिया 48 और 2 50, इतना हो। अब गुणा, जीरो में से जीरो का जीरो, 8 में से 4 घटाएंगे 4, और 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 3। अब यही गुणा करना बचा है, यही गुणा करके उत्तर बन जाएगा। अब ये गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर का भार जो है 8 ग्राम होता है। इसमें 8 का गुणा करो और 1000 से भाग दो, बस काम खत्म। इसमें क्या करो? 8 से गुणा करो और 1000 से भाग दो। काहे? किलोग्राम बनाना है, 1000 से भाग दो। अब जो कट जाएगा वही आपका उत्तर बन जाएगा। कुछ तो छोटा होगा ही, एक जीरो तो ऐसे ही कट गया, और कुछ कट सकता है, और ना काटे तो बेहतर है, क्योंकि दसों लगाने में काम आएगा। तो चलो एक गुणा ही है खाली, बहुत संघर्ष वाला गुणा है, कौन जाए इतना बड़ा गुणा करने, है? करें क्या? आप समझ जाएंगे। देखो 4 चौके 16, 1, 7 दूनी 8 9, 0, 4 पचे 20। अब 7 से कर रहा हूँ। 7 चौका 28, 2, 7 दूनी 14, 2 16, 7 पचे 35। अब 1 से कर रहा हूँ। 4 2 0 5, जोड़ो 6 9 8 17, 1 6 4 10 11, 1 2 1 3 1 4, 5 2 7, 5 3 8। इसमें अभी 8 से और गुणा करना, उसके बाद अभी दसवां लगाना बाकी है, लगा लिया जाएगा। 8 छके 48, 4, 8 से 56, 4 7 6, 8 के 8 से 14, 1, 8 चौक 32 37, 3, 8 से 56 और 3 59, 5, 8 8 64 और 5 69। तो 2 इसका जीरो, 2 इसका जीरो, 699 के आसपास आ रहा। तो कहीं कैलकुलेशन पे मिस्टेक है। इतने बड़े सवाल में कैलकुलेशन का मिस्टेक कहीं हो सकता है, गुणा में ही गलती हुई होगी। एक बार आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। करना यही इतना है, क्या करना है? पाई आर स्क्वायर एक हिस्सा कर लेना है, पाई आर स्क्वायर को हिस्सा करना, दोनों को जोड़ देना। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें 8 से गुणा कर देना। क्यों? 1 घन सेंटीमीटर का भार है 8 ग्राम, गुणा 8 कर लोगे और तब जाके सारी वैल्यू ग्राम में बन जाएगी। बस 1000 से भाग देंगे, किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर लंबे धातु के बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक के क्षेत्रफलों का अंतर 44 है। यदि पाइप 99 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाली धातु का बना हुआ है तो पाइप के बाह्य और आंतरिक व्यास
सवाल है। देखो जरा कैसा सवाल है। एक पाइप बनाते हैं, खोखला पाइप है ये देखो ऐसे है, और इसको जब आप ऊपर से देखेंगे ऐसे दिखेगा ऊपर। तो 14 सेंटीमीटर लंबा धातु का बेलना है, 14 सेंटीमीटर। आंतरिक और बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर 44, यानी 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच बराबर 44 लिखा गया। हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई एच, 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा आर माइनस आर, और बराबर कितना है 44। तो आर माइनस आर की वैल्यू आने वाली 44 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा एच माने 14। सही है, 2 पाई एच हमने कॉमन ले लिया, तो आर माइनस आर बचा। अब चलो इसको काट कर देखते हैं। 22 गुना 44 कट गया, 7/14 माने 1/2 यानी 0.5, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 0.5 आया इनटू 4। अब क्या कहा, यदि पाइप 99 जो है सेंटीमीटर क्यूब वाली धातु का बना, 99 सेंटीमीटर क्यूब की धातु का बना है, इसका मतलब क्या होता है, तो पाइप के बाह्य और आंतरिक अधिकार, यानी इसका जो ये खोल है बाहर वाला, ये कैसे निकलेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये दिया हुआ है 99। तो यहाँ से अभी हमें एक और फार्मूला बन सकता है, पाई आर नहीं पाई एच कॉमन हो जाएगा, पाई एच अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है 99। तो इसको अगर हम करें तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 99 गुणा 7/22 गुणा एच माने 14। काटेंगे इसको, 11 दूनी 22, 11 9 99 और 7 दूनी 14, 9/4। 9/4 कितना होता है भैया, 4 दूना 8, 9/4 है, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, फिर 4 2.25। अब हम जानते हैं आर माइनस आर को हम क्या ले सकते हैं, इसको दो भागों में लिख सकते हैं, आर प्लस आर एक ब्रैकेट में और आर माइनस आर एक ब्रैकेट में। और इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई हुई है 2.25, और आर माइनस आर की वैल्यू 0.5 आपको पता है, 0.5 हम उधर भेज देंगे। तो हमें कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2.25 और बटा 0.5, कितना हो जाएगा भैया, काटा जाए 5 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक दशमलव हटाएंगे तो दशमलव आ गया, 5 चौके 20, 5 5 20, 4.5 आ जाएगा। अब आप बताओ कि अगर दो त्रिज्याएं ऐसी हमारे पास जिनको जोड़ने पर 4.5 आए और उनका अंतर 0.5 आए, तो 2.5 और 2 होगा कि नहीं होगा, देखो एक त्रिज्या 2.5 हो गई, एक त्रिज्या 2 हो गई। अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, इसको लगाइएगा, एंजॉय करिएगा, मजा आएगा। अगला प्रश्न है कि एक ठोस धातु वाले शंकु को बनाया गया है तथा शंकु के समान आधार वाले एक ठोस बेलन में परिवर्तित कर दिया गया, बेलन की ऊंचाई 7 है, तो शंकु की ऊंचाई बता दो। अरे एक ठोस धातु वाले शंकु को बनाया गया है और शंकु के समान आधार वाले एक बेलन में परिवर्तित किया गया। देखो ये शंकु है और ये बेलन है, इसी में परिवर्तित कर दिया गया है, इनकी दोनों की त्रिज्या आर है, दोनों की त्रिज्या आर, समान आधार, शंकु के समान आधार वाले बेलन। अब कह रहे यदि बेलन की ऊंचाई 7 है तो शंकु की ऊंचाई बता दो, इसकी ऊंचाई नहीं पता है ये। और देखो जी इसका आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, एच माने 7। देखो क्या क्या कर सकता है, पाई पाई गया, आर स्क्वायर गया, एच अगर हम यही रोक ले तो तीन वहां जाके गुणा करेगा, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये है आपका सवाल। अगले प्रश्न को देखें, एक सर्कस का तंबू 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके ऊपर शंक्वाकार है, यदि उसका व्यास 108 मीटर। देखो शंकु कैसा है, ऐसे है, बेलनाकार है थोड़ा दूर तक, और इसके बाद शंक्वाकार है ऐसे। जानते हो 3D के सवाल ऐसे ही बनते हैं, थोड़ा सा घुमावदार। 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार, 3 मीटर ऊंचाई तक, उसके ऊपर शंक्वाकार, उसका व्यास 105 मीटर है। अगर व्यास 105 मीटर है तो त्रिज्या 105/2 हो जाएगी।
और शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई 63 मीटर, ये 63 मीटर। तो बताना है तंबू को बनाने की अपेक्षित कैनवास की कुल क्षेत्रफल बता दो, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर एस प्लस पाई आर एल लेना पड़ेगा। देखो 2 पाई आर वैल्यू रखते जाए धीरे धीरे, देखो वैल्यू रखते जाएंगे तो ठीक रहेगा। देखो 2 पाई आर 2 गुणा 22/7, आर कितना है 105/2 और एच कितना है 3, ये हो गया जो ये वाला भाग। अब इसकी ऊंचाई चाहिए पाई आर एल, पाई मैंने प्लस करो, पाई मैंने 22/7, आर का मतलब वही है 105/2, एल का मतलब 63, बस यही काट दो आपका काम हो गया। तो 7 से हम इसको काट सकते हैं, देखो 2 तो यही कट गया और 7 से इसको काट सकते हैं, 7 से 7, 7 से 35 गुणा कर लीजिए तो 15 या 45, 22 या 66, देखो 22 या 66 हो जाए, 66 गुणे 15 तो क्या करेंगे 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 और 9 99, ये हो गया। और प्लस इसको काटिए, इसको काटेंगे तो 7 से ये कट रहा है 15 बार में और 2 से ये कट रहा है 11 बार में, गुणा करें तीनों का तो गुणा करेंगे तो 15 3 45, 4 15 छक्का 90, 90 और 4 94, ऐसे में 11 गुणा करना, 11 25 55, 5 11 44 और 5 49, 7 11 99 और 4 99 4 मिलाएंगे तो 103, सबको जोड़िए 5 9 9 18, 1 9 3 12 13, 1 और 11 11 385, कितना गया 11 तो 385 वर्ग मीटर आपका उत्तर आ गया। देखो सवाल में क्या है, कुछ काटना थोड़ा, देखो जो कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है तो ये सवाल आपको आसान लगने लगेगा, अगर कैलकुलेशन नहीं ठीक है तो बहुत भारी सवाल लगेंगे, आपको लगने लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, कैसे हो पाए। इसे लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंब वृत्तीय बेलन जो 9 सेंटीमीटर ऊंचा है और जिसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर के आयतन के बराबर है, शंकु की ऊंचाई 108 सेंटीमीटर, शंकु के आधार का व्यास बताओ। सवाल क्या है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, देखो लंब वृत्तीय शंकु यही होता है, इसका आयतन की बात कर रहे हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन, एक बेलन भी बना लो जिसका जो 9 सेंटीमीटर ऊंचा है और जिसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर के आयतन के बराबर है। शंकु की ऊंचाई 108 है और आधार का व्यास बताओ, नहीं पता है, आर मान लो। अगर ऐसा है तो अभी हमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, बस हम व्यास निकाल लेंगे। तो इसका आयतन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच माने 108, इसका आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर है, पाई माने 22/7, आर स्क्वायर माने 30 गुणा 30 और गुणा एच माने 9, काटना है। देखो ये पाई कट गया यहाँ से, ठीक है, और कुछ काटो, 3 से काट दो, इससे 108 कट गया, 3 या 9, 3 से 18 36, अब कट गया, देखो 6 से काटो, 6 से 36 36, और फिर 6 से 36 36, तो अब हमारे पास हुआ 5 25 25, देखो आर बराबर, आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ 25 9 225, तो आर बराबर हो गया 15, अगर आर बराबर 15 हो गया तो 2 आर बराबर यानी व्यास बराबर हो जाएगा 30, व्यास बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। करना क्या था, दोनों के आयतनों की तुलना करना था और कुछ नहीं। अगला प्रश्न, एक बेलनाकार तंबू जो ऊपर शंकु का बना है और नीचे बेलनाकार भाग ऊंचाई व्यास क्रमशः, देखो ये वही सवाल है जो अभी अभी हम लोगों ने किया है। देखो ऐसे शंकु, जब भी कभी तंबू लगाया जाता है इस शक्ल को बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर से शंकु है, नीचे बेलनाकार भाग की ऊंचाई तथा व्यास इतना इतना मीटर। देखो बेलनाकार ऊंचाई तथा व्यास क्रमशः 2.1 मीटर तथा 4 मीटर है। देखो अगर 4 मीटर व्यास है तो 2 मीटर त्रिज्या हो गई और ये ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर, ऊंचाई तथा व्यास दोनों हम लोग को मिलता है। शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है, ठीक है। इस तंबू को बनाने में लगे कैनवस की लागत ज्ञात करो, 1 वर्ग मीटर खर्चा 500 रुपया है। तो करना क्या है, फिर उन्हीं की तरह ज्ञात करना है, पहले ये ज्ञात करो फिर ये ज्ञात करो, और निकालते हैं। इसको निकालेंगे 2 पाई आर एच 2 गुणा 22/7 गुणा आर है कितना 2 और एच कितना है कितना 2.1, हम काटेंगे 7 या 21.3 आ जाएगा, आप फिर गुणा कर 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 12 24 2 26, इतना आ गया प्लस। अब देखो प्लस इनका याद करो पाई आर एस, पाई माने 22/7, आर माने होता है 2
हाँ, और ये एच माने यल कितना है 2.8। इनको काटोगे तो 7 चौक 28 10 आ जाएगा। तो देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 और 8 दूनी 16 1 17, ये इतना आ जाएगा। इनको हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 1, 7 6 13 1 14, 1 2 1 3 1 4, 44 आ गया। अब गुणा 500, 500 करना है बस। तो 0 0 कर लो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 22,000 रुपया लगेगा भाई। अगर कोई आदमी इस तरह का चीज खरीदे और बनवाने की कोशिश करे तो कुल 22,000 रुपया खर्च लग जाएगा ऐसा तंबू बनाने में। यदि किसी शंकु की ऊंचाई में 100% वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाए? भैया जी खाली ऊंचाई अगर वृद्धि कर रहे हो तो खाली 100% होता है, क्योंकि खाली ऊंचाई है केवल एक बार इस्तेमाल होता है आयतन में। देखो पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है एक बार। अगर त्रिज्या उज्जा भी बढ़ाते हैं तो देखा जाता है खाली एक साइड बढ़ाओगे तो खाली एक साइड बढ़ी होगी, कुछ भी लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं। कागज के एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय शीट के 40% क्षेत्रफल वाला एक त्रिज्यखंड काटा गया है। यदि शेष भाग का प्रयोग करके शंक्वाकार चित्र बनाने के लिए किया जाए तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, कागज का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्तीय शीट है। देखो एक वृत्तीय शीट है तो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या करें 40% क्षेत्रफल वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया गया। अगर 10% क्षेत्रफल वाला काट लोगे तो इसका मतलब हुआ कि सॉरी 40% वाला काट लोगे तो बचेगा कितना, 60% वाला बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो अगर 60% वाला बचेगा तो इसमें हमको यहाँ से यहाँ तक की परिधि मिल जाएगी। मिल जाएगा नहीं बचेगा? ये परिधि मिल जाएगी। कितना होता है? 2 पाई आर होता है। देखो 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 10 और गुणा 60/100, क्योंकि 60% हमको चाहिए। 60/, ये क्या आ रहा है हमारा? ये आ जाएगा हमारी परिधि आ जाएगी। अब क्यों यही परिधि जा करके जब त्रिज्या बनेगी, देखो शंकु जब हम बनाएंगे तो ये बनेगी ऐसे। तो ये जो हमारा 60% यही गोल गोल घूमेगा, है ना। ऊंचाई तो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। और ये जो है 10 है, ये कन्फर्म 10 है क्योंकि यही दोनों साइड मिलकर तैयार होते हैं। तो हम लोगों को अभी मिलने जा रहा है। और ये देखो त्रिज्या, तो इसकी यही त्रिज्या ही ज्ञात करना। और ये जो त्रिज्या बन के परिधि निकल के आई है यही 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, यही पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। सॉरी, ये पाई आर स्क्वायर बराबर नहीं होगा, ये किसके बराबर? 2 पाई आर एस के बराबर, 2 पाई आर के बराबर, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा आर के बराबर होगा। अब इसको बराबर हम काट देंगे तो अभी हमको इसका आर मिल जाएगा। आओ काटा जाए तो 22/7 तो ऐसे चला जाएगा, 2 भी यहाँ से कट ही जाएगा। अब कुछ बच रहा, ये डबल जीरो कट जाएगा। आर की वैल्यू 6 आ गई। कितनी आ गई? 6। अब आप बताओ अगर ये 10 है और ये 6 है तो ये पाइथागोरस लगा देंगे तो ये 8 हो जाएगा क्या? हमसे पूछा क्या गया? शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ। त्रिज्या 6 आई, ऊंचाई 8 आया, 2 तियां 6 2 चौका 8, 3:4। बहुत तगड़ा वाला सवाल है, लगाइएगा मजा आ जाएगा, है ना। बहुत शानदार वाला सवाल है, सोचिएगा इसको। हम लोग के पास थोड़ा समय कम होता है लेकिन आप जब फुर्सत लगाएंगे मजा आ जाएगा सवाल देख। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो आयतन उतना ही रखने के लिए शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? अगर त्रिज्या दुगना कर देंगे, बताओ त्रिज्या अगर दुगना किए नहीं तो हमको 1/4 करना पड़ जाएगा। देखो करके दिखाता हूँ। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दुगना कर दिया जाए तो पहले दुगना नहीं किया है, मान लो त्रिज्या आ रहा है तो हमारे पास होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है। अब कह रहे हैं आयतन उतना ही रखना है लेकिन त्रिज्या को दुगना कर दिया गया, इसका मतलब हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह हम 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। और ऊंचाई हमें कैपिटल एच करना पड़ेगा ना, ऊंचाई कैपिटल एच करना पड़ेगा क्योंकि देखो ऊंचाई अलग रखना है, उतना रखने ऊंचाई क्या हो जाएगी, वही ऊंचाई हमको तुलना करनी है। तो देखो 1/3 पाई तो इसे चला जाएगा और आर स्क्वायर भी यहाँ चला ही गया। तो बताओ ये जो हमारी नई ऊंचाई है पुरानी ऊंचाई का 1/4 हो जाएगी कि नहीं? यही तो मैं कह रहा, पहली ऊंचाई का 1/4 करना पड़ेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक शंकु और एक बेलन के आधार की त्रिज्या वही 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई भी वही है 8 सेंटीमीटर। बेलन के और शंकु के किस क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। एक शंकु और बेलन बताओ, एक शंकु ये है, एक बेलन ये है, क्या करें? आधार की त्रिज्या वही है 6 सेंटीमीटर, यह भी 6 है और यह भी 6 और ऊंचाई भी वही है 8, यानी इसकी भी ऊंचाई 8 है,
इसकी भी ऊंचाई 8 है। क्या पूछा गया? बेलन और शंकु के वक्र तलों का अनुपात बताओ। 6 8 है तो ये 10 हो जाएगा। इनका वक्र तल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, एल माने 10। इनका वक्र तल होता है 2 पाई आर एस, 2 पाई आर एच आर। अब अनुपात बताना है। पाई तो गया, 6 भी गया, 2 पचे 10 हुआ, 5:8 दिख रहा कहाँ है भाई? 8:5 देख रहा, उधर तो 8 उधर तो। देखो बेलन और शंकु पूछा 8:5, शंकु और बेलन पूछता तो 5:8 आता। देख रहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठेस धातु बेलन मिलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर त्रिज्या के आधार वाले शंकु बनाए गए। 1 मिलीमीटर त्रिज्या शंकु बनाए गए, तदनुसार उन शंकुओं की संख्या कितनी? तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। देखो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर त्रिज्या का शंकु बनाया गया। ये देखो शंकु कितना छोटा छोटा बनाया है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर त्रिज्या माने 0.1 ऊंचाई के शंकु बनाए। तो चलो पहले इसका आयतन निकाल लें। तो बेलन का आयतन धातु के बेलन का आयतन बटा 1 शंकु का बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर, 3 गुणा 3, और यह कितना है? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये बेलन का आयतन होगा। और नीचे एक शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर 0.1 गुणा 0.1, और ऊंचाई 1 है। तो पाई तो ऐसा गया, और ये 3 ऊपर जाकर गुणा करेगा, यहाँ हटाई देते हैं। अब अगर हम 2 दशमलव हटा दें यहाँ पे तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, बाकी कुछ भाग देना नहीं। तो 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 5, 5 7 35, 5 दिन 10 4 14, 145 डबल जीरो, 14,500 कम दिख रहा। 1,500 कहाँ दिख रहा भाई? हम लोग गलत किए। 3 तिया 27 गुणा 5, 5 7 35, 5 10 13, जी हाँ, एक 13,500। ये आया 13,500, गुणा कर दीजिए, आराम से उत्तर बन जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला गया। अच्छा, शेष भाग का आयतन कितना है? तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई बता दो। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ये शंकु, इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई। इसी में से क्या किया कि थोड़ा उसी आधार वाला एक शंकु निकाल लिया गया, इतना बड़ा शंकु निकाल लिया। तो इसकी ऊंचाई नहीं पता, ये तो मान लो निकाल लिया गया। तो क्या कह रहा है कि यदि शेष भाग का आयतन 4400 है, चलो शेष भाग कहाँ से आया? देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है? 10 स्क्वायर माने 100, और एच माने 21 में से अगर हम निकाले 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 100 और ऊंचाई एच, और तब आना चाहिए हमारा 4400। यही हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, यानी पाई/3 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पर 2100 माइनस यहाँ क्या बचेगा? 100 और बराबर हो जाएगा 4400। तो बताओ कि 2100 माइनस 100 क्या बचेगा? 2100 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 4400 गुणा, अब 3/पाई हो जाएगा, तो 3 अब बटा पाई करोगे तो 22/7 ऊपर आ जाएगा 7, और नीचे हो जाएगा 22। 22 गुना 44 तो कहता है 2 3 6 से 4200। देखो 4200 हो जाएगा, यहाँ 4200 हो जाएगा। और अगर 4200 हो गया तो हम क्या करेंगे? देखो 2 3 6 से 42, और 42 के बाद डबल जीरो लगा देंगे तो 4200 हो जाएगा। 2100 माइनस 100 करेंगे तो एच की वैल्यू आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे एच की वैल्यू एक बार दोबारा चेक करो, कुछ गलती हो रही है। चार में चाहे नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए, एकदम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माने 21, ठीक, ये बड़ा वाला शंकु, उसमें से हम काट रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर माने 100 ऊंचाई एच, काट लेंगे, ठीक है। एच ऊंचाई काट लें तो हमारे पास बचना चाहिए 4400 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पाई/3 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये बचा 100 गुणा 21, 2100, 1/3 पाई आ गया तो 100 गुणा एच 100 एच, ओके, और वहाँ आएगा 44। पाई/3 जब वहां जाएगा, यहीं से गड़बड़ी हुई। देखो
पाई बटा 3 जब वहां जाएगा तो क्या करेगा, पक्षांतर होगा। देखो 2100 माइनस 100h बराबर, यहाँ पे है 4400। अब यहाँ पे पाई बटा 3, आज 3 बटा पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटा पाई। और बटा पाई करोगे तो 22 बटा 7 करोगे तो 22 बटा 7 ऊपर चला ही जाएगा। यही तो करो, ये हुआ 22 गुना 44, 200। 2 से अच्छा से 4200। अगर 4200 है तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाएगी कि संख्या 42 होनी चाहिए, 42 है नहीं 21। त्रिज्या पूछा, इकाई नेगेटिव आ रहा है। समस्या यहीं पर है जो नेगेटिव दिख रहा है, और नहीं तो हम लोग क्या कर लेंगे, 21 सेंटीमीटर मार देंगे। 21 सेंटीमीटर इसलिए मार देंगे कि 42 तो देखो 100 का मतलब होगा 42 में 21 आ गया, तो x माने 2100, x माने हमारे पास h माने 21 आ जाएगा। ठीक है, आ तो जाएगा, लेकिन नेगेटिव जो सिंबल है वो मिस्टेक है ना, उसको और फुर्सत में बैठ के लगाने की जरूरत है। फुर्सत में आखिरी सवाल है, इसको करके हम लोग फुर्सत में कर लेंगे ऑफलाइन में। अगर कहीं पर डिजिट इधर से उधर हुई होगी तो एक बिल्डिंग का आंतरिक भाग 4.3 मीटर तथा व्यास 3.8 मीटर ऊंचाई वाले बेलन के आकार का है। बेलन का आकार क्या है, ये आंतरिक भाग 4.3 मीटर का व्यास तथा 3 मीटर आंतरिक भाग 4.3 मीटर का व्यास 4.3 बटा 2 हो जाएगा, और तथा ऊंचाई 3.8 मीटर। ठीक है, बेलन के आधार का तथा ऊपर से शंकुनुमा है। चलो ऊपर से शंकु बना लेते हैं, जिसका ऊर्ध्वाधर कोण 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री। तो इस बिल्डिंग का आयतन ज्ञात करो। देखो अगर 90 डिग्री का यह हो गया तो हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात करें, 90 डिग्री का हुआ और हमको और कुछ नहीं बताया है, खाली यही इतना बताया बिल्डिंग का आंतरिक भाग ठीक 4.3 मीटर व्यास है। तो इसका आयतन तो निकल ही गया, शंकु का आयतन तभी निकाल लेंगे। इसका आयतन निकाल लो, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, 22/7 नहीं लेना, 3.14 लेना। तो 3.14 आर स्क्वायर माने होता है 4.3/2 गुणा 4.3/2 और गुणा ऊंचाई है 3.8। ये हो गया अभी खाली इसका आयतन है ना। इसका आयतन देखो कि कुछ कटने लायक है तो बहुत कम कटने लायक, जैसे 2 से इसको काट देते हो 1.9 आ जाएगा, और इस 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 2 1 2, और फिर 2 पचे 10, 2 पचे 14। अब इन सब का गुणा करना, दशमलव वाला गुणा है ना, इन सब का गुणा करोगे तो इसका आयतन है। अब जरा इसके बारे में सोचो कि अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, हाँ? और ये कितना है 43 है, ये 4.3 है, 4.3 मतलब एक ऐसे समकोण त्रिभुज के बारे में सोचो ये 4.3 है और ये दोनों बराबर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, क्योंकि आयतन निकालने के लिए हमको इस शंकु का ऊंचाई चाहिए, तभी तो पाई आर स्क्वायर करेंगे। यह ऊंचाई अगर हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ऊंचाई कैसे निकल जाएगी, ये दोनों बराबर है, जब तक ये दोनों मिलेगा नहीं तब तक होगा नहीं। अब दो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर तो ये होने वाला है नहीं, अगर मान लो हम एक्स ले लें, एक्स ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके इसको करेंगे तो ये सीधे दशमलव में बनना नहीं, ऊर्ध्वाधर कोण 90 डिग्री। अगर मान लीजिए हम और कुछ कोशिश करें 45, नहीं ये 90 डिग्री, तो ऊंचाई कैसे मिल जाएगी, अगर ये 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है, तो अगर ये दोनों मिल जाता तो बहुत आराम से पी की वैल्यू आ जाती। इसकी वैल्यू एक्स तो एक्स है, ये भी एक्स मान लेते हैं, एक्स गुणा एक्स, देखो एक्स गुणा एक्स बराबर है, इसको एच मान लो अगर, तो एच गुणा 4.3, तो कहाँ तुलना हो सकती है, बराबर तो ही है, एक्स स्क्वायर में वैल्यू हुई नहीं है, यानी 4.3 का किससे गुणा कर दें कि परफेक्ट नंबर मिल जाए, तो आंकड़ा जाकर दशमलव में फंस गया है, तो उलझने की जरूरत नहीं सवाल के साथ में, इसको जब हम लोग ऑफलाइन में जाएंगे आराम से हल कर लेंगे, कोई समझ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज यहीं पर हम इस प्रैक्टिस के अंदर में हमें जहाँ तक याद है लगभग दो प्रश्न ऐसे थे, या लगभग 3 मान लो, 3 प्रश्न ऐसे थे जिनके साथ नंबर के साथ कुछ मामला